नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए कमला उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सुनिए एक कहानी रोज। उमा सुंदरी जैसे ही नहा धोकर पूजा करने बैठी थी, एक तरफ मैरी सौदे की लंबी लिस्ट लिए बैठी थी। हिसाब मिलता नहीं था, 2 पैसे घटते थे। बेचारी हैरान हो रही थी और उमा सुंदरी का ध्यान उधर नहीं था। वह तो एकाग्र मन से गुरु मंत्र का जप कर रही थी। खूब मन लगाकर हिसाब करते करते मैरी एकदम घबराकर उठ खड़ी हुई और सिर पर आंचल खींचकर कह उठी, माँ जी, बड़े बाबू। इतना कहकर रुपए में बचे हुए बाकी पैसे आंचल के खूंटे से बांधती हुई मैरी वहां से खिसक गई। योगेंद्र मित्र ठाकुर द्वारे के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। इस समय योगेंद्र मित्र को वहां देखकर उमा सुंदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मामला क्या है। घबराकर उन्होंने स्वामी की ओर देखा। उस समय क्रोध के मारे योगेंद्र मित्र का सारा शरीर थर थर कांप रहा था। स्वामी की वह मूर्ति देखकर उमा सुंदरी जप करना भूल गई। पूछा, क्या हुआ? योगेंद्र मित्र ने कहा, देखा गुनहगार बेटे की कीर्ति। उमा सुंदरी ने ऐसा भाव दिखाया जैसे वह आसमान से गिर पड़ी। दोनों आंखें ललाट पर चढ़ाकर उन्होंने कहा, कैसी कीर्ति? किसके बेटे की कीर्ति? तुम्हारे हरेंद्र की कीर्ति, जिसे तुमने खूब विद्या सीखने के लिए कलकत्ते भेजा है। उमा सुंदरी इस इशारे का मतलब स्पष्ट ही समझ गई। वह अपने मन में सोचने लगी, यह बात उसके स्वामी के कानों तक आखिर पहुंचाई किसने? उन्हें बड़ा भय हुआ। यह बात जब स्वामी के कानों तक पहुंच गई है तब अवश्य ही कुछ अनर्थ होगा। असल में बात यह थी कि इस हवा पर उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। अपने लड़के के संबंध में ऐसी कलंक की बात पर कौन मां विश्वास करेगी? उनका लड़का तो अब भी वही बच्चा बना हुआ था। उसका हृदय अब भी वैसा ही सरल और निर्मल है। उसके द्वारा तो इतना बड़ा अनर्थ, ऐसा निंदनीय कार्य कभी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कमला के साथ पहले ही से उसकी सांठ काट दी। प्रेम था, पागल कहते क्या है। उमा सुंदरी का मन जोर देकर कहने लगा, ना ना, यह झूठ बात है, एकदम मिथ्या है। जैसे कुछ जानती नहीं ऐसा भाव दिखाकर उमा सुंदरी ने कहा, किसकी बात तुम कहते हो? हरेंद्र की। उसने ऐसा कौन सा काम किया है? योगेंद्र मित्र ने कहा, हमारे पड़ोसी मैत्र महाशय अपनी लड़की तथा बहुत सी औरतों के साथ लेकर गंगा स्नान करने कलकत्ते गए थे। उनकी स्त्री भी साथ गई थी। वहां से और सब लौट आए, केवल कमला ही नहीं लौटी। मालूम है, हरेंद्र वहीं उसे फुसलाकर ले गया और उसे कहीं छिपा रखा। यह सुनकर उमा सुंदरी के शरीर में जैसे आग लग गई। उन्होंने झनक कर कहा, हरेंद्र उसे ले गया? हाँ जी, तुम्हारा हरेंद्र। झूठ। किसने कही यह बात? योगेंद्र मित्र कुछ सिटपिटाकर चुप हो गए। कारण उमा सुंदरी की ऐसी उग्र मूर्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, किंतु वैसे ही उनका वह भाव दूर हो गया। उन्होंने शांत भाव से कहा, शशि का कोई नातेदार रेलगाड़ी पर बैठा कहीं जा रहा था। उसी ट्रेन में उसने हरेंद्र और कमला को एक साथ कहीं जाते देखा था। उमा सुंदरी ने कहा, शशि कहता है? वही बदमाश शराबी शशि। योगेंद्र बाबू, लेकिन यह झूठ कहने में उसका अपना तो कोई स्वार्थ नहीं, और फिर वह क्यों ऐसी बात बनाकर कहेगा? यह तो ठीक है, उमा सुंदरी ने सोचा। सच तो है, शशि उन्हीं का नौकर है। उनके लड़के की कोई झूठी तोहमत लगाकर बदनाम करने में उसकी हानि ही है, लाभ कुछ नहीं। फिर इसके सिवा और 10 आदमी क्यों नहीं यही बात कहते फिरते? गांव में हरेंद्र के सिवा और भी तो बहुत से आदमी हैं। कलकत्ते में भी तो आदमियों की कमी नहीं। फिर सभी को छोड़कर हरेंद्र को ही क्यों केंद्र बनाकर यह निंदा का चक्र चल रहा है? इस क्यों का तो कुछ समाधान नहीं होता। उमा सुंदरी ने कहा, तो फिर अब तुम क्या करोगे? योगेंद्र मित्र ने कहा, क्या करूंगा, यह भी मैंने ठीक कर लिया। हरेंद्र को अभी मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, वह आकर मेरे सामने खड़ा होकर जवाब दे कि इतने लोगों के रहते उसी का नाम क्यों लिया जा रहा है। उसके बाद मैं उसका यथोचित न्याय करूंगा। उमा सुंदरी ने कहा, लेकिन सुनो, केवल लोगों के मुंह से उड़ती हुई अफवाह सुनकर पहले ही से लड़के के साथ कुछ कठोर व्यवहार न कर बैठना। हजार हो अब सयाना हुआ। किसी बात की तुका फजीयत न होनी चाहिए। देखो, कभी मैंने तुम्हारी मर्जी या इरादे के खिलाफ कुछ कहने या करने का साहस नहीं किया, ना आज करूंगी। बड़े दुख में पड़कर आज यह प्रार्थना करती हूँ कि पहले ठीक ठाक पता लगा लो, ठीक खबर जान लो, उसके बाद अगर लड़के को दोषी पाओ तो जो जी आए सो करो। योगेंद्र मित्र ने कहा, इसमें तो मुझे कुछ विशेष जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं जान पड़ती। कलकत्ता जैसी जगह में जब लड़के को अकेला छोड़ दिया है, तब अगर एक दिन ऐसी कोई बात उससे हो जाए तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। खैर, मैं पहले ही तुमको बतलाए देता हूँ,
इसके बाद मेरे आगे रोने धोने से कुछ ना होगा, मैं उस पर ध्यान भी ना दूंगा। हरेंद्र से मैं इस मामले में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ, उसके बाद जो मुझे करना होगा वही करूंगा। इतना कहकर योगेंद्र मित्र वहां पल भर भी नहीं खड़े हुए, सीधे अपने दफ्तर में चले गए। हरेंद्र को उसी समय चिट्ठी लिखनी थी। स्वामी के चले जाने पर उमा सुंदरी कुछ देर तक जड़ की तरह उसी पूजा के आसन पर खड़ी रही, जैसे उन्हें काट मार गया। उसके बाद देव मूर्ति के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करने के बाद उमा सुंदरी ने कहा, भगवान अब की आपत्ति से रक्षा करो, माता की बात, माता की इज्जत रख लो, माता की इतनी बड़ी आशा धूल में न मिलने पाए। उनकी दोनों आंखों के कोनों में से आंसू की बूंद मोती की तरह चमक उठे। क्षितिज चंद्र चौधरी कपिलडांगा के जमींदार का इकलौता लड़का, कलकत्ते में रहकर शिक्षा पा रहा था। पटलडांगा की एक गली में मध्यम श्रेणी के सजे सजाए दुरुस्त मकान में किराए पर वह रहता था। क्षितिज ने उस मकान को बदस्तूर अंग्रेजी ढंग और कायदे से सजा रखा था। वह प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के लेक्चर अटेंड कर रहा था। घर में एक नौकर और एक गुमास्ता ही केवल उसके साथ रहता था, इसलिए अक्सर बाहरी लोगों यार दोस्तों का जमघट ऐसा लगता रहता था और उनका शोरगुल हाहा हुक्का उधम इतना हुआ करता कि बाहर से जो कोई अजनबी उसे सुनता समझता कि इस घर में कोई ब्याह काज होने वाला है और इसी से यहाँ धूम मची हुई है। क्षितिज की अवस्था 23-24 वर्ष की होगी। खूब शौकीन लड़का, चेहरा भी सुंदर, दाढ़ी मूछ सफाचट, आंख पर कीमती चश्मा चढ़ा करता। क्षितिज हारमोनियम बजाना जानता है, गाना गा सकता है, तस्वीर बनाने की कला भी कुछ कुछ आती है। बहुत बड़े जमींदार घराने का दुलारा लड़का होने पर भी वह हद से ज़्यादा नाजुक या परिश्रम करने में असमर्थ बिल्कुल गोबर गणेश नहीं है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें किसी तरह की कमजोरी नहीं। चार हमजोली के लोग यार दोस्तों के मुझसे अपनी तारीफ सुनना उसे पसंद है। सादे शब्दों में जिसे मुसाहबत कहते हैं, उसके मुँह को जानकर हो चाहे बिना जाने बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इष्ट मित्रों और मुसाहबों के बीच वह एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। उसके दोस्त कहते हैं उसके सिर के बालों को कटाव में या गले में रेशमी डालने के ढंग से, यहाँ तक कि उसके चलने फिरने में भी एक तरह की खूबी है। कैटलॉग देखकर क्षितिज ने बम्बई से इब्सन और बर्नार्ड शॉ की ग्रंथावली जिस दिन मंगा ली, इब्सन की एक किताब खुलकर उसका पहला सफ़ा उलटते ही ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम देखकर उसका मित्र जगदीश एकाएक चिल्ला उठे, यही तो आर्टिस्ट के लक्षण है। अतः दौलत का अधिकारी होकर क्षितिज ने संपूर्ण विश्व को प्रथम यौवन के नशे में बहुत ही सुलभ दृष्टि से देखा है। दिन ब दिन सुलभ को अपने हाथ में करने की इच्छा तो उसके मन से गायब होती ही जा रही थी, जिसके उसके सिवा ऐसा हो गया कि वह सभी सुलभ वस्तुओं को ग्रहण न करना चाहता। गांव वाले घर में उसकी विधवा माँ, अवस्था में उससे बहुत छोटी एक बहन थी। क्षितिज का ब्याह अभी तक नहीं हुआ था। विधवा माता ने जिस दिन देख सुनकर एक सुंदर कन्या के साथ उसके ब्याह की बातचीत करनी ठीक चाहिए, उसी दिन एक बहुत बड़े अंग्रेजी उपन्यास को पूरा कर चुकने के बाद एक लंबी सांस छोड़कर क्षितिज ने अपने मन में सोचा, सचमुच यह भी कोई ब्याह है? न जान न पहचान एक बनारसी साड़ी की पोटली में बंधी हुई कोई लड़की ना जाने कहाँ से लाकर पास खड़ी कर दी जाए और उसे पीठ पे अक्षय की बोझ की तरह बांधकर जिंदगी की राह पर तय करो, चल पड़ो। ऐसे बेमेज ब्याह की क्या की तो ऐसी की तैसी। उसने जाकर माता से क्या, ब्याह की अभी कोई ज़रूरत नहीं जान पड़ती माँ, जिस दिन तुम्हारी ज़रूरत मालूम पड़ेगी उसी दिन कह दूंगा। आज मैं कलकत्ते जाता हूँ, मेरा कॉलेज खुलेगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लड़के की बातें सुनकर माँ सन्नाटे में आ गई। खैर उन्होंने जोर न देना ही मुनासिब समझा। आकाश की ओर एक बार देखकर लंबी सांस छोड़ने के सिवा कुछ ना कहा। लड़के के ने कुछ यह तो कहा नहीं कि वह ब्याह करेगा ही नहीं। कलकत्ते आकर क्षितिज ने मित्र मंडली के बीच अपने इस मत की घोषणा कर दी कि पहले से प्रेम हुए बिना ब्याह नहीं किया जा सकता। पुराने ढंग से ब्याह करना झक मारना है। क्षितिज का मित्र गणेश सब मित्रों से बढ़कर उसका कट्टर भक्त, समर्थक और समझदार था। इसका मुख्य कारण यही था कि गणेश गरीब था, उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी और जरूरत होने या होने पर भी ना होने पर भी अक्सर क्षितिज से उसे सहायता मिला करती। घूमने जा रहे हैं, एकाएक गणेश का जूता फट गया। फौरन क्षितिज का कोई कीमती जूता गणेश ने अपने पैर में पहन लिया और उस पर उसका सदा के लिए अधिकार हो गया। बीच बीच में जोरू की या बाल बच्चों की तबीयत खराब होने पर गणेश क्षितिज के पास दौड़ा था और डॉक्टर की फीस, दवा, दाम मांग लेने के में वह अभिन्न हृदय मित्र कभी रत्ती भर संकोच नहीं करता था। ना क्षितिज उससे कुछ कैफियत तलब करता, चुपके से नोट निकाल कर हवाले कर देता। फिर अगर गणेश के मुख से क्षितिज की प्रशंसा की मात्रा और सब मित्रों की अपेक्षा अधिक हो तो इसमें विचित्रता ही क्या है।
क्षितिज के मुंह से ब्याह के संबंध में ऐसी सम्मति सुनकर तुरंत कह उठा, बेशक ऐसा तो होता ही है, लेकिन गणेश का ब्याह हो चुका था और वह पुराने ढंग से ही हुआ था। विवाह के पहले से स्त्री के साथ प्रेम की कौन कहे, कभी उसकी भेंट भी ना हुई थी। कारण गणेश की स्त्री का मायका एकदम बंगाल के काले कोसों पर था। ब्याह के पहले कभी स्वप्न में भी उसने उधर पैर नहीं रखा था। गणेश की बात सुनकर रमेश कह उठा, तुम तो ऐसा ना कहो गणेश जी, तुम्हें तो ऐसा कहना नहीं हुआ था। तुम्हें तो पहले बीबी मिली थी, फिर चाहे भले प्रेम हुआ, स्त्री लाभ के पहले स्त्री से प्रेम का आनंद तुम क्या जानो। हंसकर क्षितिज ने कहा, जरा भी सब्र ना कर सके गणेश। गणेश ने बहुत ही करुण हंसी होठों पर लाकर कहा, बड़ी भूल हो गई भाई, क्या करूं। इसी तरह अपने दोस्तों की मजलिस में बैठकर क्षितिज का मन दुर्लभ वस्त्रों की ही और दौड़ता। इसी समय एक नया शौक चल रहा। वह शौक था मोटर गाड़ी पर चढ़ने और उसे चलाने का। पटलडांगा की जिस गली में क्षितिज रहता था, उस गली के मोड़ पर ही रहने वाले एक बाबू साहब ने नई नई मोटर खरीदी और उस गाड़ी का भोंपू आठों पैर बजाते हुए इधर उधर उसे दौड़ाने लगे। यह देखकर क्षितिज का एक मित्र एक दिन कह उठा, यह तो असहनीय उठा है भाई क्षितिज, अब तुमको भी एक मोटर जरूर खरीदनी चाहिए। क्षितिज ने कहा, अच्छा। उसके बाद जो कहा वही कर दिखाया। एक सप्ताह के भीतर ही स्टुअर्ट कंपनी की दुकान से एक बहुत बड़ी कीमती गाड़ी खरीद ली गई। इसके बाद क्षितिज को भी मोटर का ऐसा नशा सवार हुआ, उसके आगे गाना बजाना, इब्सन और बर्नार्ड शॉ की पुस्तकों का अध्ययन, सब कुछ दब गया। क्षितिज को एक झकती, वह यही कि जो चीज अपने हाथ में लेता, जो काम शुरू करता, उसी की धुन सवार हो जाती। अब उसे मोटर चलाने की धुन सवार हो गई थी। उस दिन कोई बड़ा भारी योग था। देश विदेश के यात्री दूर दूर से कलकत्ते में उस अवसर पर गंगा स्नान करने आए थे। सड़कों पर भारी भीड़ नजर आती थी। क्षितिज के सभी मित्रों ने स्वयं सेवकों में नाम लिखा लिया था। इस कारण उस दिन क्षितिज का डेरा शून्य था। गणेश एक चालाक छोकरा था। उसने स्वयं सेवकों में अपना नाम नहीं लिखाया था। कौन बेकार की इतनी मेहनत करे। बातों बातों में एक दिन क्षितिज ने कहा था कि तुम सब लोग तो स्वयं सेवक बनकर मेले देखने जा रहे हो, मेले में काम करने जा रहे हो। मैं अकेले घर में बैठकर क्या करूंगा। मैं भी तुम्हारे दल में अपना नाम लिखाकर भर्ती हो जाऊं। सब दोस्तों के जमा होने पर मोटर चढ़ने के आराम में खलल पड़ता था। इसी से गणेश ने निश्चय कर रखा था कि उक्त योग के दिन क्षितिज को लेकर वह मजे में मोटर पर मेले की सैर करेगा। किंतु क्षितिज के मुंह से वॉलंटियरों में उसकी भर्ती होने की बात निकलते ही गणेश का जी धक से हो गया। वह चटपट कह उठा, अब तो और किसी को वे लोग भर्ती नहीं करते, जरूरत से ज्यादा नाम आ गए। मैं खुद गया था लेकिन नहीं लिया गया। अगर उस समय कोई लड़का इस बात पर बहस करने लगता तो बात आगे बढ़ती। अवश्य ही गणेश को हार कर झेपना पड़ता, लेकिन उस समय बहस करने लायक किसी के मन की शहर भर इधर उधर लोगों की भीड़ में और सड़क पर गाड़ी चलाने की सुविधा नहीं थी। कारण पुलिस का बड़ा कड़ा इंतजाम था। लाचार होकर क्षितिज को सड़क छोड़कर भीड़ से बचकर निकलने के लिए अहिरी टोले की एक गली में अपनी मोटर ले जानी पड़ी। रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ते ही क्षितिज ने देखा एक दुकान के सामने लोगों की भीड़ जमा है। क्षितिज ने अपने मन में सोचा, यह तो गंगा किनारे जाने का रास्ता नहीं, फिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। वह अपनी मोटर की चाल धीमी करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मोटर पर उसका साथी सिर्फ गणेश ही था। उसने सोचा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। आगे बढ़कर क्षितिज ने देखा दुकान के बरामदे में गुलाब सी सुंदरी और नाजुक एक जवान लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसके घने काले केश कमल के फूल पर भ्रमरों की भीड़ के समान चारों ओर बिखरे हुए हैं। चारों ओर रूप राशि का प्रकाश जैसे फैला हुआ है। युवती के मुख पर पानी की छींटें मारी जा रही हैं। उसे मूर्छा आ गई है। क्षितिज के मोटर रोककर नीचे उतरते ही भीड़ में से दो एक आदमी कह उठे, लो लो, एक मोटर गाड़ी भी आ गई। किसी ने कहा, देखो शायद इन्हीं लोगों के घर की औरत हो। लेकिन क्षितिज का भाव भंगी देखकर जब भीड़ के आदमियों को आभास हो गया कि वह औरत इन लोगों के घर की नहीं है, तब चारों ओर से लोग आग्रह करने लगे, कौन है, जान पड़ता है यात्री है क्यों ना। कोई पूछने लगा, क्यों साहब, आपका घर कहाँ है। इस प्रकार के प्रश्नों की झड़ी और शोरगुल से कुछ भी कभी विचलित होकर भीड़ को ठेलते हुए आगे बढ़कर क्षितिज ने जो कुछ देखा उसके शरीर में रोमांच हो उठाया। मनुष्य के शरीर में इतना रूप हो सकता है। तब क्षितिज ने मूर्छित युवती का एक हाथ अपने हाथ में लेकर नाड़ी पकड़कर कुछ गंभीर भाव धारण कहा, कलेजे की कमजोरी के कारण ऐसा हुआ है। भीड़ के भीतर से कई आदमी कह उठे, डॉक्टर है, अच्छा हुआ। भीड़ की ओर देखकर क्षितिज ने प्रश्न किया, इनका घर कहाँ है। यह तो नहीं मालूम, हम नहीं जानते बाबू साहब। अच्छा, तो यहाँ कोई इनका आदमी है, इनके साथ कोई था।
फिर उत्तर मिला, कहाँ कोई भी तो नहीं, कितनी देर से इस हालत में है? उत्तर मिला, यह तो हम नहीं जानते, सड़क के ऊपर पड़ी थी, उठाकर बरामदे में लिटा दिया गया। हम लोग पुलिस में खबर देने का विचार कर रहे थे इसी समय। इसके साथ ही अस्पष्ट से क्षितिज के कानों में यह भनक भी आई कि कौन जाने किस जाति की है, कैसी स्त्री है। एक कोने से एक बेहुदा इशारा भी किसी ने किया। क्षितिज ने युवती के मुख की फिर से देखा। सुंदर निर्मल मुख था, उसके बुरे विचार की झलक भी न थी। क्षितिज का मन कह उठा, जिसका मुख ऐसा सुंदर और निर्मल है, उसका बाजारू औरत होना सर्वथा असंभव है। उसने पुकारा, गणेश। गणेश आगे बढ़ाया, बोला, क्या? क्षितिज ने कहा, चलो मोटर पर इन्हें अस्पताल ले चलते, नहीं तो बेचारी की जान पर आ बीतेगी। हाँ या ना, कुछ भी गणेश के मुंह से ना निकल सका। वह अवाक होकर उस रूप राशि की तरफ ताक रहा था। एकाएक क्षितिज के शब्दों ने चौंका दिया। वह क्या उठा, हाँ चलो। उसके बाद उस विस्मित, स्तंभित, लुब्ध जनता के बीच से पद्म वन के पद्म पुष्प की तरह उसी रूपवती को दोनों मित्र पकड़कर मोटर पर ले गए। क्षितिज ने मोटर चला दी। उस समय वहां एक प्रकार का शोरगुल फिर होने लगा। रास्ते पर क्षितिज के मन में एक प्रकार की हलचल मची रही। क्या किया जाए, क्या? हरिसन रोड के मोड़ पर होकर क्षितिज की गाड़ी जब दाहिनी ओर के रास्ते पर मुड़कर सीधे सियालदह की ओर चली, तब गणेश कह उठा, यह क्या, कैंपबेल अस्पताल चलोगे? मेडिकल नहीं, कॉलेज नहीं जाओगे? क्षितिज को कुछ लज्जा मालूम पड़ी। पहले उसके मुंह से कोई उत्तर ना निकल सका। किसी तरह जबरदस्ती संकोच के भाव को हटा कर कहा, किसी भले घर की औरत जान पड़ती है भाई, चट से अस्पताल ले जाना और फिर वहां अकेली छोड़ाना क्या ठीक होगा? इससे तो डेरे पर ले चलना ठीक है। डॉक्टर को बुलाकर दवा का और नर्स रखकर सेवा का बंदोबस्त अभी कर दूंगा। उसके बाद कुछ आराम हो जाने पर पूछकर इसके घर वालों को खबर कर दूंगा। डेरे पर आकर क्षितिज ने दवा और सेवा का पूरा प्रबंध कर दिया। डॉक्टर बुलाया गया, नर्स और नौकरानी भी रखी गई। घर की दूसरी मंजिल पर रोगी के रहने के कारण इष्ट मित्रों की गति नीचे के खंड तक ही रह गई। डॉक्टर आकर कह गया, किसी तरह के मेंटल शॉक के कारण ऐसा हुआ है। एकदम बेहोश नहीं है, बीच बीच में होश आता है और फिर बेहोश हो जाती है। इसी से कोई भय की बात नहीं। उस दिन क्षितिज ने नर्स के साथ सुंदरी के सिरहाने बैठ जागते रहकर ही सारी रात बिता दी। गणेश का वहां रात भर रहना असंभव था, कारण प्रेम होने के पहले ही ब्याह होने पर भी उसकी स्त्री जीवित थी। इसके सिवा ब्याह हुए अभी अधिक दिन भी नहीं हुए थे। युवती के सिरहाने बैठे बैठे क्षितिज कितनी बातें सोच रहा था। मन को कल्पना के गुब्बारे पर चढ़ाकर अपने भविष्य को असीम आकाश में छोड़ दिया था। इन दोनों मुंदी हुई आंखों की तरह तह में कौन सा और क्या असीम रहस्य छिपा हुआ है? कब वह रहस्य उसकी प्यारी आंखों के आगे आवेगा? रात भर कल्पना में उसे कितने चित्र दिखाती रही। उस जमाने में राजा महाराजा लोग वन शिकार करने जाते थे, वहां उन्हें कोई सुंदर स्त्री मिल जाती थी और वे उसे अपने घर लाकर ब्याह करके रानी बनाकर अपने पास रखते थे। यह भी जैसा वैसा ही मामला है। क्षितिज बार बार पलंग पर बेहोश पड़ी युवती की ओर व्याकुल दृष्टि से ताकने लगता। उस समय 10 बजे होंगे। औरत ने आंखें खोलकर देखा। नर्स ने आकर चम्मच से थोड़ा सा बेदाना यानी अनार का रस उसके मुंह में डाल दिया। वह औरत अपनी बड़ी बड़ी सरल दोनों आंखों से अत्यंत कुंठित कातर दृष्टि से उस नर्स के मुख की ओर ताकने लगी। इसी तरह कुछ देर ताकते रहने के बाद उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? नर्स ने उसे अधिक बोलने से रोका। बोली, आप अच्छी ही जगह हैं, कोई चिंता न कीजिए। मेरे माता पिता कहाँ हैं? नर्स ने इस प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दिया। उस औरत के संबंध में नर्स को कोई विशेष ज्ञान नहीं था। वह रास्ते से उठाकर लाई गई है, इस घर से अपना कोई संबंध नहीं है, यह हाल नर्स को मालूम ही ना था। क्षितिज थोड़ी दूर पर आराम कुर्सी पर पड़ा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। नर्स ने क्षितिज की ओर एक जिज्ञासा की दृष्टि से देखा। क्षितिज पास आकर खड़ा हुआ। उस औरत ने कहा, यह आपका घर है? क्षितिज ने कहा, हाँ। मेरे माँ बाप कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम, पता लगाकर खोज करके आपको बताऊंगा। आप कुछ चिंता ना करें, घबराएं नहीं, यहाँ आपको कुछ डर नहीं। वह स्त्री चुपचाप पड़ी रही। सामने के द्वार की खिड़की खुली थी। उसके भीतर से उसने अपनी आलस्य भरी दृष्टि को बाहर दूर तक पहुंचा दिया। असीम आकाश में छाई धूप मकानों पर पड़ रही थी। उसी धूप की सुनहली आभा में चमक रही 2-1 चिड़ियां इधर उधर उड़ रही थी। शायद अपनी स्थिति पर वह विचार करने लगी। जिस दिन वह माँ बाप के साथ से छूटी थी, उस दिन की बात सोचने लगी, पर कुछ अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा था। जो कुछ याद पड़ता था अब वह अस्पष्ट और धुंधला था। एक भारी भीड़ की लहर की तरह उसके ऊपर पड़ी। उसी धक्के से छिटक कर वह साथियों से दूर चली गई। माँ बाप का साथ छूट गया।
भीड़ हट जाने पर उसने आंख उठाकर देखा, पहचाना हुआ मुख एक भी ना दिखाई पड़ा। वैसे ही भय के मारे शरीर कांप उठा, सिर में जैसे चक्कर आ गए। संभलने के पहले ही आंखों के आगे अंधकार छा गया। उसका मन चिंता के अपार सागर का किनारा न पाकर इधर उधर दूर चक्कर लगाकर एकदम थक गया। थकी हुई आंखें आप ही आप बंद हो गई। 7-8 दिन बाद उस औरत का शरीर स्वस्थ हो गया, मन की अवस्था भी सहज हो आई। वह उठकर दुमंजिले पर ही इधर उधर थोड़ा टहलने लगी। क्षितिज ने कई दिन से यार दोस्तों की सोहबत एक तरह से बिल्कुल छोड़ ही दी थी। दिन रात दुमंजिले की ही दूसरे कमरे में, जो उस औरत के रहने के कमरे के पास था, पड़ा रहता था। कभी कभी रोगिणी अतिथि के कमरे में भी जाकर बैठा करता था। फूल को गंध से लुभाया हुआ भौरा जिस प्रकार पेड़ के आसपास ही गुंजन करता हुआ चक्कर काटा करता है, वैसे ही उसका रूप लुब्ध मन भी उसी कमरे के चारों ओर मंडराता। घड़ी भर के लिए भी वह उस दुमंजिले की छत को छोड़कर कहीं और जाना न चाहता। दोपहर के वक्त वह स्त्री बिछौने पर लेटी थी। इसी समय क्षितिज ने आकर पूछा, आपकी तबीयत अच्छी है ना? वह औरत एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी, बोली, जी हाँ, अब तो अच्छी है। शरीर में कुछ ताकत आई जान पड़ती है। हाँ, मालूम तो पड़ता है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? आत्मीय स्वजन कौन कौन घर में है? इसके सिवा रास्ते में उस दिन वह स्त्री यह प्रसंग छिड़ती फूट फूट कर रोने लगी। चारों ओर दुर्लभ दीवार खड़ी है। रास्ता कहाँ है? उसके घर के जाने की राह कहाँ है? इस अज्ञात अपरिचित स्थान में आठों पहर कैदी की तरह रहते रहते उसका मन जैसे ऊब उठा। उसके सिवा उसके भविष्य का कुछ निश्चय नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह चले। क्षितिज ने कहा, आप रोइए नहीं, अपना संपूर्ण परिचय खुलासा करके बताइए तो मैं अभी वहां खबर भेजने का प्रबंध कर दूंगा। जरूरत होगा तो मैं खुद आपको आपके घर पहुंचाऊंगा। उस औरत ने सब हाल कह सुनाया। कलकत्ते से थोड़ी ही दूर देहात में उसका घर है। चिंतामणि योग के दिन गंगा स्नान करने के लिए माँ बाप के साथ कलकत्ते आई थी। एक चौराहे पर भारी भीड़ थी। वहीं पर धक्के खाकर आदमियों के रेले से साथ छूट गया। पहले उससे साथ छूटने की खबर नहीं, बहुत दूर पहुंचने पर भीड़ छूट जाने पर उसने देखा कि ना उसके माँ बाप का कुछ पता है और ना साथ की औरतें ही हैं। भीड़ के धक्के में पड़कर वह बहुत दूर चली आई है। आसपास आगे पीछे सब अपरिचित ही मुख दिखाई पड़ते। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। बुरे इशारे भी हो रहे थे। भय के मारे उसका कलेजा कांप उठा। शायद और सब साथी पीछे रह गए। इसी रास्ते से होकर भी आते होंगे सोचकर माँ बाप या साथियों के मिलने की आशा में वह एक बरामदे के भीतर बैठ गई। आंखों के आगे घोर अंधकार छा गया। सारी पृथ्वी जैसे घूमने लगी। उसके बाद जब उसे होश आया, उसने आंखें खोली तो अपने को इस घर में पाया। उसे नहीं मालूम वह कहाँ से या कैसे आई। आपके पिता का नाम क्या है? क्षितिज ने पूछा। स्त्री ने कहा, श्रीयुत हरनाथ मैत्र। घर कहाँ है? उसने अपने गांव का नाम बताया। क्षितिज अच्छा कहकर वहां से उठकर अपने कमरे में गया। टेबल के ऊपर चिट्ठी लिखने के कागज का पैड रखा था। उससे खींचकर वह चिट्ठी लिखने लगा। लिखा, मान्यवर। फिर काटकर लिखा, महाशय। किंतु इतना ही लिखकर वह रुक गया। चुप होकर वह सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस चिट्ठी के लिखने के माने क्या है? मैं अपने हाथों से अपने को दुखी करना, अपनी आंखों के सामने से विश्व के सारे रूप, रस, गंध, स्पर्श की समग्र अनुभूति को दोनों हाथों से क्या वह हटा देना चाहता है? अपने आनंद की ज्योति क्या वह अपने हाथों से बुझा देगा? यह ख्याल आते ही उसका हृदय बांध से बिंधे हुए घायल मृग की तरह छटपटाने लगा। ना, यह चिट्ठी उससे तो नहीं लिखी जाएगी। यह तो वह अपना मृग बाण आप ही अपने हाथों से दूसरे को सौंपने जा रहा है। वह आकाश पाताल ना जाने क्या क्या सोचने लगा। वह औरत उसकी कोई नहीं, किसी दिन उसे पा सकेगा, अपनी बना सकेगा, यह भी उसने जाना नहीं। इसके साथ ना आलाप है, ना परिचय। अभी तक उसने किसी दिन अपने जी के, अपने हृदय की एक बात भी उससे नहीं कही। फिर लेकिन तो भी इस तरह केवल आंखों के सामने बने रहने में ही तो सुख है। इस मकान में एक ही जगह दोनों आदमी हैं। वह जब चाहे उसे देख सकता है, उससे वार्तालाप कर सकता है। वह इतना ही चाहता है, इतने में ही तो संतुष्ट है। यह पास रहे, चाहे ना। उस तक पहुंच होना ही बहुत बड़ी बात है। इसी में बड़ा सुख है। यह सुख क्या छोड़ा जा सकता है? परंतु चिट्ठी ना लिखेगा तो करेगा क्या? किसी गैर की, अपरिचित भले आदमी की जवान लड़की को जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध रखना भी तो पाप है। ऐसा करने का अधिकार उसे नहीं है। राजद्वार और समाज में भी तो उसका यह बुरा काम समझा जाएगा, दंडनीय माना जाएगा। अच्छा, इसके साथ अगर वह ब्याह कर ले, यही ठीक है। मगर वह ब्याही है या कुंवारी है तो उससे पूछा नहीं जा सकता। जान पड़ता है ब्याह भी नहीं हुआ।
बिहारी होती तो मांग में सिंदूर की लाली तो अवश्य ही नजर आती। मांग में सिंदूर तो नहीं दिखाई पड़ता। उसे लगा यह तो फिर उसकी यह आशा दुराशा नहीं हो सकती। ऐसा क्या होगा, क्यों ना होगा, शायद भगवान को यह मंजूर हो। नहीं तो कहाँ वह अपने घर में बैठा था और कहाँ ठीक उस समय उतनी दूर अहिरे टोले के कोने पर उस अज्ञात गली के भीतर पहुंच गया। इस गली को तो वह जानता भी नहीं। उसका नसीब उस दिन वहां उसे अचानक ले गया। आशा की उमंग में मतवाला होकर क्षितिज फिर उस औरत के पास पहुंचा। बोला, देखिए एक बात मैं सोच रहा था, आपके अब ब्याह हो गया है या ना? अगर हो चुका है जैसा कि मेरा अनुमान है तो आपकी ससुराल भी कहीं पास ही होगी, क्यों ना फिर आपके स्वामी को ही। ये शब्द सुनते ही उसने खूब डरते डरते ही कहा। उसे पूर्ण विश्वास था कि इसके उत्तर में वह सुनेगा, मेरा ब्याह नहीं हुआ। एकाएक इतनी सियानी लड़की से उसका ब्याह हुआ है कि नहीं प्रश्न करना ठीक भले आदमियों की सी बात ना होगी। यह सोचकर ही उसने इस तरह घुमाकर यह प्रश्न किया था, किंतु इसके उत्तर में जब उसने सुना कि उसका ब्याह हो गया है और स्वामी जीवित है तो उसका अजीब हाल हो गया। उसकी कल्पना का गुब्बारा कठिन सत्य के पहाड़ से टकराकर चूर चूर हो गया। हाय, उसकी आशा का दीपक उत्तर की आंधी के एक झोंके में ही बुझ गया। दम बर्बाद अपने को संभाल कर क्षितिज ने फिर पूछा, देखिए कई दिन से आप मेरे डेरे में हैं, उधर आपका पता न लगने से चारों ओर ढूंढ मची होगी। यह खबर सब लोगों के कानों तक पहुंच गई होगी। छोटे से गांव में तो ढिंडोरा ही जैसे पिट गया होगा। ऐसी दशा में आपके पिता को चिट्ठी लिखने से समाज में क्या झगड़ा न उठ खड़ा होगा? इससे तो मेरी समझ में यही अच्छा होगा कि खुद जाकर सब हाल धीरे से समझाकर वहां कहा जाए, नहीं तो तरह तरह की अफवाहें फैल जाएंगी, एक आंदोलन उठ खड़ा होगा। इतना ही कहकर वह चुप हो गया। उसके बाद 2 बार खांसकर गला साफ करके क्षितिज ने फिर कहना शुरू किया, अर्थात समझी कि नहीं, इससे मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? इतने दिन हो गए कोई खबर नहीं दी, सहसा आज। अच्छा, कलकत्ते में क्या कोई आपका ऐसा आत्मीय स्वजन नहीं है? स्त्री सोचने लगी। बहुत देर तक सोचती रही और क्षितिज अतृप्त दृष्टि से उसकी ओर ताकता रहा। यह देखना कितनी देर के लिए वह रूप राशि उसके जीवन की रहस्य भी शीघ्र सदा के लिए अंतर्धान हो जाएगी। उसके साथ फिर कभी भेंट होने की, उसे देख पाने की संभावना भी नहीं रह जाएगी। एकाएक उस स्त्री ने कहा, देखिए यहाँ कलकत्ते में मेरे एक दादा रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पता लगाकर उन्हें अगर ला सके तो जान पड़ता है। धड़कते हुए कलेजे से क्षितिज ने कहा, उसका नाम क्या है? श्री हरेंद्र नाथ मित्र। क्षितिज, मित्र आपके दादा? वह तो कायस्थ और आप ब्राह्मण। स्त्री, वह गांव के नाते मेरे भाई लगते हैं। उनके बाप गांव के जमींदार हैं, हमारे घर के पास ही उनका घर है। कायस्थ होने पर भी सगे भाई के समान है। अच्छा, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं? यह तो मैं नहीं जानती। क्षितिज ने कहा, अच्छी बात है, मैं अभी उनकी खोज में जाता हूँ। जमींदार का लड़का बतलाया कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में ही उनका पता लगेगा। देखो अच्छी बात है कि वह मिल जाए तो क्या कहूँगा। हरनाथ बाबू की लड़की। अच्छा, आपका नाम क्या है? स्त्री, मेरा नाम कमला देवी है। क्षितिज उसी समय घर से चल दिया। कमला खिड़की पर खड़ी होकर उदास शून्य दृष्टि से बाहर ताकती हुई क्षितिज के बारे में सोचने लगी। घर में कोई भी स्त्री नहीं है, लेकिन सभी काम कैसी श्रृंखला के साथ सुख से संपन्न हो रहे हैं। क्षितिज उसे एक दुर्गय सा ही प्रतीत होने लगा।